नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। स्लिप डिस्क, जिसे आमतौर पर बढ़ती उम्र की समस्या मान लिया जाता है, लेकिन अब युवा और नौकरी पेशा लोग भी इसकी चपेट में तेजी से आ रहे हैं। खास तौर से कॉरपोरेट में तो इसे न्यू पैंडेमिक कहा जा रहा है। गलत तरीके से या घंटों एक ही पोस्चर में बैठना और मोटापा, निष्क्रियता, ये इसकी बड़ी वजहों में से एक है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि क्या है स्लिप डिस्क, खासतौर से सिटिंग जॉब से जुड़ी नौकरी पेशा लोगों में ये समस्या कितनी घातक हो सकती है, इसके लक्षण क्या हैं, क्या इससे बचा जा सकता है, एक बार ये हो गया तो फिर क्या इसकी स्थिति होती है। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ आज होंगे, लेकिन आप पहले देखिए ये रिपोर्ट। स्लिप डिस्क यानी पीठ के निचले हिस्से में दर्द का होना, दरअसल ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्या है। पहले ये समस्या बढ़ती उम्र के लोगों में देखी जाती थी, लेकिन अब ये समस्या तेजी से युवाओं और नौकरी पेशा लोगों को अपना शिकार बना रही है। खासकर सिटिंग जॉब्स वालों में ये समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। व्यस्त जीवन शैली, गलत तरीके से उठने बैठने की आदत, मोबाइल, टैब या लैपटॉप पर अधिक समय तक बैठना स्लिप डिस्क की एक बड़ी वजह है। साथ ही मोटापा, ज्यादा देर तक ड्राइविंग करना, क्षमता से अधिक वजन उठाने से भी स्लिप डिस्क की समस्या हो सकती है। पहले समझते हैं कि आखिर क्या है स्लिप डिस्क। दरअसल हमारी रीढ़ की हड्डी में कुल 33 हड्डियां होती हैं। इन्हें बेस देने के लिए छोटी गद्देदार डिस्क रहती है। ये डिस्क रबड़ की तरह होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी को झटकों से बचाती है और उसे लचीला रखने में मदद करती है। अगर इस डिस्क में किसी वजह से सूजन आ जाती है या ये टूट जाती है तो उन्हें स्लिप डिस्क कहा जाता है। आमतौर पर इसका असर पीठ के निचले हिस्से में देखने को मिलता है। खासकर सर्वाइकल डिस्क स्लिप, लंबर डिस्क स्लिप और थोरैसिक डिस्क स्लिप की शिकायत सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके लक्षण की बात करें तो अगर कमर के बीच में निचले हिस्से में दर्द या फिर रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। इसके अलावा पैर और कूल्हों के आसपास सुन्न होना, झुकने या चलने में दर्द होना, यूरिन पास करने में दिक्कत होना भी स्लिप डिस्क के लक्षण हो सकते हैं। कई बार इसकी वजह से गर्दन में चुभने जैसा दर्द होता है। इसके अलावा कंधों और हाथों में दर्द या हाथों की मांसपेशियों में कमजोरी भी इसके लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में इन लक्षणों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह का कोई दर्द महसूस होता हो तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। स्लिप डिस्क के बचने के उपायों को लेकर सबसे पहले नौकरी पेशा लोगों की बात करते हैं। बहुत देर तक कंप्यूटर के सामने एक ही पोजीशन में बैठने से बचना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में उठकर टहल लेना चाहिए। बैठने का पोस्चर ठीक रखना चाहिए। डेली एक्सरसाइज के साथ उष्ट्रासन और भुजंगासन जैसे कुछ ऐसे योगासन हैं जो सिटिंग जॉब्स वालों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। वहीं इसके खतरे को कम करने के लिए देर तक ड्राइविंग करने से बचना, बॉडी के वजन को कम रखना, क्षमता से अधिक वजन उठाने से बचना जरूरी है। ये ध्यान रहे कि कोई भी योग या एक्सरसाइज करने से पहले फिटनेस एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। ये एहतियात अगर बरतते हैं तो स्लिप डिस्क की समस्या आपसे दूर ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल आज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अंकुर नंदा, स्पाइन सर्जन हैं ISIC यानी कि इंडियन स्पाइन इंजरी सेंटर में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नंदा आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरज मिश्रा, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं KJ सोमैया हॉस्पिटल में। डॉक्टर मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं वंदना गुप्ता जी, जानी मानी योग एक्सपर्ट हैं। वंदना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत डॉक्टर नंदा आपसे कर रहा हूँ। सर, ये हम सुनते थे और बड़ा स्कैरी लगता था, कोई कहता था कि हमें स्लिप डिस्क का इशू हो गया है, और ख़ास तौर से हम देखते थे कि जो उम्र दराज लोग होते हैं उनमें बड़ा ये कॉमन था, लेकिन और यंगस्टर्स में भी होता था। तो शायद कोई ऐसी कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इस तरह का आघात आपकी रीढ़ पर पड़ा है, तो उस तरह के केसेस आते थे। अब बड़ा कॉमनली हम इसे सुन रहे हैं सर। कितनी सच्चाई है इस बात में कि ये कॉर्पोरेट पैंडेमिक की तरह बढ़ रहा है? नमस्कार दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। स्वागत। सो जैसे कि आपने कहा कि आजकल कमर दर्द और स्लिप डिस्क की जो तकलीफ है वो काफ़ी बढ़ गई है, एक पैंडेमिक की तरह बढ़ रही है, और इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है।
हमारा जो जीवन शैली है, हमारा जो बैठने का समय है कंप्यूटर्स पे और स्पेशली मोबाइल में स्मॉल स्क्रीन्स में जो हम काम करते हैं, उससे हमारे कमर दर्द और गर्दन दर्द का काफ़ी होने का चांस रहता है। पर एक बात ये भी मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि देखिए स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, कमर दर्द की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, पर इसके साथ साथ जो इसका सल्यूशन है वो भी बहुत सरल है। 90% लोगों में कोई घबराने वाली बात नहीं है, तो इसके ऊपर और चर्चा करना चाहूँगा आज। ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि इसका जितनी तेजी से इसका प्रसार हुआ है दर्द का और इस तरह की इंजरीज का, उतने ही ज़्यादा अब इसके इलाज भी सुलभ हैं। मैं आऊँगा उस पर आगे कि किस तरह के इलाज हैं और किस तरह के केसेस में आदमी को इंसान डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन डॉक्टर मिश्रा, ये हमारी गलती से हो रहा है या जिस तरह की हमारी अब जीवन शैली हो गई है, अब उसमें ये ऑब्वियस सा हो गया है, स्वाभाविक सा हो गया है कि जीवन शैली ही ऐसी है तो इस तरह के रिस्क तो आएंगे ही आएंगे। क्या कहेंगे सर स्लिप डिस्क को लेकर खास तौर से? नमस्कार दीपक जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। स्वागत सर। तो ये जो आपने बताया है, जैसा आप सही बता रहे हैं कि जो अपनी जो लाइफस्टाइल हो गई है, जीवन शैली हो गई है आजकल, सिटिंग जॉब ज़्यादा डिमांडिंग हो गई है। लोगों को एक ही जगह बैठ के टारगेट दिए जाते हैं, वो टारगेट उनको पूरे करने में वो जो उचित समय रहता है उसका ध्यान नहीं रह पाता है। वो काम करते करते वो जो जितना उन्होंने करना चाहिए उससे ज़्यादा कर जाते हैं। उसका भुगतान के स्वरूप हमारे स्पाइन को ये रिज़ल्ट दिखता है कि उसमें जो PIVD प्रोलैप्स डिस्क बोलते हैं जिसको, उसके कंडीशंस बढ़ गई है आजकल लोगों में, स्पेसिफिकली यंग लोगों में। उसी कारण इसे कॉर्पोरेट पैंडेमिक बिल्कुल सही कहा जा रहा है। बिल्कुल। और क्या अपनी स्पाइन की हेल्थ को अगर हम थोड़ा सा और तवज्जो दें, थोड़ा सा माइंडफुल रहें अपनी स्पाइन को लेकर, तो क्या स्लिप डिस्क से बचा जा सकता है? वंदना जी के पास चलते हैं इस सवाल के पास। मैम, सबसे बड़ी बात तो यही है, जैसे हम बता रहे हैं कि कामकाज ऐसा हो गया है, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि आप कमर की दर्द को, पीठ के, कमर के निचले हिस्से से ऊपर पूरा दर्द को आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। किसी न किसी रूप में हमारे पास ये है, और हमने पिछले दिनों एक शो भी किया था कि कैसे पूरा हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जनता किसी न किसी कमर दर्द से ग्रसित है। अब उसमें से कौन सा स्लिप डिस्क जैसा गंभीर रूप ले लेगा कोई नहीं जानता, लेकिन थोड़ा सा माइंडफुल रहकर क्या कुछ हम किया जा सकता है इस तरह की दिक्कतों को कम? वंदना जी। जी बिल्कुल किया जा सकता है। थोड़ा सा माइंडफुल रहना, जैसे आपने कहा कि इसको अवॉइड तो हम नहीं कर सकते कम्प्लीटली। इस समय भी पता नहीं कितने लोग हमारा ये शो शायद मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे या किसी छोटी स्क्रीन पर देख रहे होंगे या सिर्फ एक तरफ बैठ के ठीक तरह के पोस्चर में नहीं देख रहे होंगे, जो भी स्लिप डिस्क का एक कारण हो सकता है। तो इसको माइंडफुल रह के डेफिनेटली आप इससे बचा जा सकता है, आप अवॉइड कर सकते हैं स्लिप डिस्क या किसी भी तरह की सीवियर स्लिप डिस्क होने से। थोड़ा बड़ा पेन आना और उसके फिर हम लोग उपाय कर लेते हैं तो उससे हम वैसे भी बच सकते हैं। तो जैसे कि हम बहुत लंबे समय के लिए अगर बैठ रहे हो या बहुत लंबे समय के लिए अगर हम खड़े भी रहते हैं एक ही पोजीशन में, तो कभी कभी हमारे लोअर बैक में और हमारे हिप्स में पेन का इशू बन जाता है, जिसकी वजह से भी डिस्क हर्निएशन या डिस्क बल्ज या फिर स्लिप डिस्क का इशू आ जाता है। तो हमें थोड़ा माइंडफुल रहना है कि अपने काम करते करते सिर्फ अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना है। ज़्यादा लंबे बैठे हैं तो थोड़ा खड़े होकर स्ट्रेचिंग कर ली। थोड़े पॉस्चर हैं योगा में, कुछ ऐसे आसन हैं जो बहुत ईजिली आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। आज मैं डेफिनेटली उनको बताऊंगी भी, जो मैट पे करने वाले हैं। और अगर आप डेस्क पे लंबे समय बैठते हैं तो आप डेस्क पे भी क्या कर सकते हैं। बट येस, माइंडफुल रहना इज द ओनली की, जिससे आप स्लिप डिस्क जैसी समस्या को अवॉइड कर सकते हैं कंप्लीटली। एब्सोल्युटली मैम, और अगले हिस्से में मैं चाहूंगा कि आप डिमॉन्स्ट्रेट करके प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं, लेकिन फटाफट से जो बेसिक सवाल है उनको ले लेते हैं। डॉक्टर नंदा, मैं आपके पास फिर आ रहा हूं। कैसे पता करें कि ये एक सामान्य कमर दर्द का दर्द है, ये सामान्य एक मस्कुलर स्पैज्म है, या डिहाइड्रेशन की वजह से हो गया है, या ये स्लिप डिस्क की ओर इशारा कर रहा है? कैसे फर्क करें उस दर्द में? दीपक जी, मुझे लगता है कि ये आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो हमारे दर्शकों को ये समझना है कि सभी कमर दर्द जो हैं वो स्लिप डिस्क नहीं है। 90% कमर दर्द नॉर्मल हमारे मसल्स के पेन है, हमारे खराब बैठने की वजह से, कसरत ना करने की वजह से, वज़न ज़्यादा होने की वजह से है। तो वो कौन से दर्द है जिनके लिए हमें चिंतित होना है?
देखिए, कोई भी ऐसा दर्द जो कमर में हो रहा है और उसके साथ साथ हमारी एक टांग में जा रहा है, चाहे वो कूले के रास्ते से होते हुए जांघ में और जांघ से पिंडली में जा रहा हो, या फिर साथ में अगर आपको पैरों में किसी भी तरह की झंझनाहट या चींटियां चल रही हों ऐसा लग रहा है, या शूटिंग पेन जिसको कि हम शैटिका कहते हैं लेग में, वो आ रहा है, तो ये चिंताजनक कमर दर्द और शैटिका का पेन है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि हमें यूरिन करने में, पेशाब करने में कुछ दिक्कत लग रही है, पेशाब रुक रुक के हो रहा है या नॉर्मल से ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, या पेशाब और हमारे पैखाने की जगह पर अगर सुनपन हो रही है, तो फिर ये जो दर्द हैं ये बड़े महत्वपूर्ण दर्द हैं और तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर कमर दर्द और बुखार साथ में आ रहा है तो ये स्पाइन में संक्रमण की एक तरीके से इंडिकेशन हो सकती है और इसको भी सीरियसली लिया जाना चाहिए। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि किस दर्द को आप कह सकते हैं कि ये स्लिप डिस्क की ओर इशारा कर रहा है, तुरंत आपको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए क्योंकि आगे जाकर बड़े इश्यूज हो जाते हैं। और एक मैं जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ और इस सवाल के साथ मैं डॉक्टर मिश्रा आपके पास आ रहा हूँ, जो मौजूदा लाइफस्टाइल है उसमें हमारा जो ख़राब पोस्चर है, एक्सरसाइज रेगुलर ना होना, ये तो है ही, लेकिन मैं पढ़ पा रहा हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोक भी करते हैं तो वो भी आपके डिस्क को डैमेज कर सकता है, टिश्यूज की ब्लड सप्लाई को रोक सकता है। तो स्मोकिंग का भी क्या स्लिप डिस्क कनेक्शन है डॉक्टर मिश्रा? बिल्कुल सही आपने कहा है दीपक जी। सो स्मोकिंग क्या करता है, स्मोकिंग के कारण जो है आपका जो स्पाइनल जो डिस्क होता है, जो दो वर्टिब्रा, जो दो मनके हैं, उनके बीच में जो गद्दी है, उसमें जो ब्लड सप्लाई होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, मतलब उसमें जो रक्त का प्रवाह है वो कम हो जाता है। अब जो गद्दी है उसका काम है जेली जैसा अब्जॉर्ब करना शॉक को, तो दबती है और जब वो वापस से बाउंस बैक करती है, जब वो ठीक रहती है। तो स्मोकिंग से क्या होता है कि इसको जो हीलिंग कैपेसिटी है, मतलब जो ठीक होने की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो अगर वो दब गई तो वो दबी की दबी रहती है, पूरी तरह से वापस नहीं हो पाती है। तो इससे जो डिस्क के जो है, जो प्रोलैप्स डिस्क बोलते हैं, उसकी शुरुआत हो जाती है। फिर ये धीरे धीरे आपकी जो स्मोकिंग तो आप कंटिन्यूस करते ही हैं, साथ में आपकी बैड पोस्चर भी है, लैक ऑफ एक्सरसाइज भी है, ऐसे बहुत सारे कारणों के कारण क्या हो जाता है, वो गद्दी जो है वो दब के बाहर निकलना चालू होती है और आपके सारे लक्षण शुरू हो जाते हैं। इसलिए स्मोकिंग का बहुत ही अहम रोल है कि वो आपका जो प्रोलैप्स डिस्क करता है, इसलिए अवॉइड करना सबसे अच्छा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कॉर्पोरेट पैंडेमिक इसीलिए बना। अब कॉर्पोरेट में तो चलन हो गया है, सुट्टा ब्रेक का चलन हो गया है। अब आप जितना सुट्टा लगाएंगे तो स्वाभाविक रूप से वो सारा का सारा रिस्क तो आपकी रीढ़ पूरी ज़िंदगी उठा रही है, तो वो रिस्क भी उतनी ही अनुपात में उठाएगी और इसीलिए ये इशू है। और कई लोग ये कहते हैं कि साहब हमें तो कोई इंजरी नहीं हुई, हम तो कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते, हमने तो कोई भारी वजन नहीं उठाया, हमें स्लिप डिस्क कैसे हो सकता है? तो ये है वो कारण जो एक छिपा हुआ कारण है, लेकिन बहुत ही कॉमन कारण है, इसलिए आपको रहना है सतर्क। वंदना जी, 1 2 3 संक्षेप में 3 ऐसे आसन या मैम कुछ बातें बता दें जो एक सामान्य जो ऑफिस गोअर है वो अपनी रीढ़ का ख्याल रखने के लिए कर सकता है। जी मैं बिल्कुल बता देती हूँ बहुत जल्दी से आपको। एक तो ये कि अगर कोई भी आसन आप या किसी भी तरह की रेगुलर एक्सरसाइज या प्रैक्टिस आप करने वाले हैं और आपको ऑलरेडी सिम्टम्स हैं, तो पहले प्लीज़ डॉक्टर की सलाह ले लें कि ये सीवियर नहीं है, क्योंकि कभी कभी सीवियर तौर पे अगर किस तरह की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर पहले बेड रेस्ट बताते हैं। सो मेक श्योर यू आर नॉट हिटिंग द जिम और योगा में डायरेक्टली। तो आप एक बार देख लें, माइल्ड है, मीडियोकर है, तो आप आराम से इन आसन को कर सकते हैं। या फिर अगर नहीं है तो इसको आपको कभी भी ना हो, इसके लिए आपकी बैक को स्ट्रॉन्ग, स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए ये आसन आप कर सकते हो। तो पहले कुछ ऐसे आसन बता रही हूँ जो बैठकर कहीं भी किए जा सकते हैं, जैसे कि कैट एंड काउ एक पोस्चर हम करते हैं योगा में, तो वह बैठ के कैसे कर सकते हैं। अगर आप चेयर पर बैठे हो तो अपने स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रख के बैठ जाए, और जब इनहेल करते हैं तो मेक श्योर एक बड़ा सा आर्च आप बना रहे हैं। आपके लोअर बैक में तो ऑलरेडी आर्च होता है, आपके अपर बैक और मिडिल बैक में भी एक आप आर्च बना रहे हैं। सो ओपन करेंगे अपने चेस्ट को जितना ज़्यादा हो सकता है और अपने चिन को थोड़ा ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और एक्सेल करते हुए आपको हंच बनाना है और इस तरह से पूरा नीचे की तरफ झुक जाना है। आपको ये आप लंबे समय तक अगर बैठे हुए हैं तो आप करिए 15 से 20 बार इसको अपने चेयर पर बैठ करिए। एक ट्विस्टिंग पोस्चर भी बता देती हूँ जो आप चेयर पर कर सकते हैं, पैर नीचे हैं लेकिन जो हैंडल्स हैं, जो आर्म रेस्ट है आपकी चेयर का, उसके साथ आप कर सकते हैं। तो
मेक श्योर कि आपका स्पाइनल कॉर्ड सीधा है उस वक्त जब ये आसन कर रहे हैं। फिर एक्सेल करते हुए आप लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएंगे और जो पीछे वाला हाथ है अगर आप घुमा के पूरा अपनी जांघ तक ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी ला सकते तो कुछ भी आप सपोर्ट ले सकते हैं पीछे से। आपकी जो गर्दन है उसको भी पीछे की तरफ मोड़ देना है। तो ये ट्विस्टिंग पॉस्चर एक बहुत ही अच्छा पॉस्चर है। जो स्टिफनेस हमारे को लंबे समय पर बैठने की वजह से हो जाती है, मसल स्पैज्म और पेन की प्रॉब्लम होती है, उससे भी आपको रिलीफ दिलाता है। मैं कैट एंड काउ का सही पॉस्चर भी आपको बता देती हूँ कि किस तरह से जब आप मैट पर कर सकते हो तो कैसे करना है। इस तरह से अपने ऑल फोर्स पर आ जाए। मेक श्योर आपकी रिस्ट जो है वो कंधे की सीट में हो और आपकी नीज जो है वो हिप्स की सीट में हो। इनहेल करते हुए आपको सबसे पहले अपने पेल्विक स्पाइन को ऊपर की तरफ मोड़ना है, पेल्विक फ्लोर को ऊपर की तरफ मोड़ना है। फिर अपनी स्पाइनल कॉर्ड को नीचे की तरफ, चेस्ट को सामने की तरफ खोलते हुए चिन ऊपर ले जाएंगे और एक्सेल करते हुए सबसे पहले पेल्विक, फिर स्पाइन को ऊपर करेंगे और चिन को अपने चेस्ट से लगा देंगे। इस तरह से अगर आप 15 बार डेली प्रैक्टिस करते हैं तो जो आपकी स्पाइन की लचक है वो बनी रहती है, और जो आप लंबे समय तक बैठने की वजह से स्टिफनेस महसूस होती है वो भी कम होती है, और जो वर्टिब्रे है हमारे स्पाइन के वो भी अपने स्थान पर अच्छी तरह से रहते हैं। मैं एक और आसन आपको बता देती हूँ, सबने सुना भी होगा भुजंग आसन, लेकिन भुजंग आसन करने का सही तरीका क्या है। अगर आपको अपने स्पाइन को स्ट्रॉन्ग बनाए भी रखना है और ऑलरेडी पेन है तो कैसे करना है, तो दोनों पैरों को साथ में नहीं रखेंगे। दोनों पैरों के बीच में आप गैप बनाइए, मैट के जितना मैट विड्थ है उतना। अपने हाथों को चेस्ट के इर्द गिर्द रखेंगे। इनहेल करते हुए रोल करेंगे शोल्डर्स को पीछे की तरफ और ऊपर पूरा आ जाएंगे। फिर आपको एक तरफ से अपने कंधे के ऊपर से देखते हुए अपनी अपोजिट हील को देखना है। यहाँ रुकना है आपको कुछ ब्रेथ के लिए। फिर इनहेल करके सामने आना है और एग्जैक्टली सेम थिंग एक्सेल करते हुए दूसरी तरफ से करनी है। इनहेल करते हुए सामने आना है और एक्सेल करते हुए वर्टिब्रे बाय वर्टिब्रे आपको नीचे की तरफ जाना है। इस तरह से आपको आसन करना है ये। फिर आप एक तरफ मुड़ के भी ऊपर आ सकते हैं, या फिर जिस तरह मैंने ये आसन रिलीज किया है आप वैसे भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से डायनेमिकली भी करना चाहें, जो भुजंग आसन मैंने अभी किया है इसको हम स्ट्राइकिंग कोबरा या रिवॉल्विंग कोबरा भी बोलते हैं, तो आप वो डायनेमिकली भी कर सकते हैं कि आप बहुत देर तक वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में रुके ना, थोड़ी एक ब्रेथ के लिए रुकें, सामने आए, दूसरी तरफ करें एंड देन डू इट कपल ऑफ टाइम्स। इस तरह से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक सिर्फ बैठने का आसन है जिसको हम कहते हैं मत्स्येंद्र आसन। उसको करने के लिए अपने दोनों पैरों को ऐसे रख लीजिए। फिर आपकी जो लेफ्ट हील है उसे राइट कूल्हे के पास लाएंगे और जो राइट आपका फुट है उसको अपने लेफ्ट नी के सामने रख देंगे। पीछे जो राइट वाला हैंड है उसको पीछे रखेंगे। इस तरह से सपोर्ट ले लीजिए जिससे कि आप पीछे की तरफ झुक नहीं रहे हैं, आपके एक्स्ट्रा हंच नहीं बन रहा है, स्पेशल कर्व नहीं आ रहा है। सिर्फ सीधा रखना है स्पाइनल कॉर्ड को। दूसरे हाथ से अपने लेफ्ट हैंड से बेसिकली अपने राइट नी को पुश करना है। आपको आपके स्टमक में भी, आपके एब्डोमेन रीजन में भी फील होगा वो ट्विस्ट सा, लेकिन मेक श्योर इस समय आपका ध्यान ज्यादातर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ है और फिर पीछे की तरफ देखना है। तो जो वर्टिब्रे इस तरह से ट्विस्ट हो रहे हैं उससे भी आपको बिल्कुल वंदना जी, हम इसको कंटिन्यू करेंगे और वंदना जी से और भी हम टिप्स लेंगे। हमारे दोनों डॉक्टर्स भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम समझेंगे कि आप अपनी स्पाइनल हेल्थ के लिए और क्या कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आऊँगा, जो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हमारे बहुत सारे दर्शकों के भी थे डॉक्टर नंदा, और उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रचलित सवाल है वो ये है कि जो नमनेस हो जाती है ऑफिस में बैठे बैठे, अक्सर बैठे बैठे घरों में उठते बैठते, ये सुन्नपन, क्या ये लक्षण है स्लिप डिस्क का? दीपक जी देखिए, सुनपन जो है वो स्लिप डिस्क के कारण भी हो सकती है। और ये एक सामान्य प्रेशर न्यूरोपैथी, मतलब कि दबाव पड़ने के कारण जो नस पे असर पड़ता है उसकी वजह से भी हो सकती है। सुनपन होना जब हम लंबे समय से बैठे हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्लिप डिस्क हो। कई बार हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है। ज़्यादातर जो हमारे शाकाहारी दोस्त हैं उनमें ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि वेजिटेरियन फूड में थोड़ा B12 की कमी रहती है। अगर आपको बैठे बैठे बार बार पैरों में सुनपन हो रहा है तो हो सकता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो, और स्लिप डिस्क की भी चांस है। पर स्लिप डिस्क जो है वो ज़्यादा चलने से जो सुनपन आता है या खड़े रहने से सुनपन आता है वो ज़्यादा होता है। यहीं पर दीपक जी एक बात भी कहना चाहूँगा कि आजकल हमारे मेडिकल सर्कल्स में हम कहते हैं कि बैठना जो है वो नए धूम्रपान की तरह है।
सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग, क्योंकि बैठने से हमारी जो डिस्क के न्यूट्रिशन है वो इफ़ेक्ट होता है। इसलिए मेरी सबसे सलाह ये है कि एक समय में 45 मिनट से 1 घंटे से ज़्यादा एक ही पोजीशन या पोस्चर ना लें। सो मतलब कि अगर आप 45 मिनट 1 घंटे से बैठे हैं तो 5 मिनट के लिए आप खड़े हो जाएं, थोड़ा सा चल लें और फिर वापस आकर अपना काम करना शुरू करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात बोली और बड़ी मिसाल भी आपने बड़ी माकूल दी है कि बैठना अब एक नया धूम्रपान है। संभवतः इससे लोग इस गंभीरता को समझेंगे। डॉक्टर मिश्रा, अब सवाल ये है कि अगर किसी को स्लिप डिस्क खुदा न खास्ता हो भी गया तो कितना खर्चीला इसका इलाज होता है, या कितना ये दुरूह बना देता है जीवन को? बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं या सामान्यतः अब इसका इलाज सुलभ है? जी दीपक जी, सवाल बहुत अच्छा है। स्लिप डिस्क होना मतलब ये नहीं है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कैसा है 80 to 85% स्लिप डिस्क जो हैं आपके सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज और आपके जो हैबिट्स लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जैसे मान लीजिए आप रेपिटेटिव लंबा बैठते हैं या फिर पॉस्चरल चेंज है, थोड़ा ये आपने जो चीज़ें कर ली तो उसी से कंट्रोल हो जाती है। 80 to 85% बहुत बड़ा नंबर होता है ना। बाकी जो 15% आते हैं वो जब हमें समझ में आता है कि इनको दवाइयों और कसरत से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तब कुछ आगे करना पड़ता है। और रही बात खर्चे की, जी हाँ, अगर ऑपरेशन आता है तो खर्चा होता है, पर अगर ऑपरेशन की नौबत नहीं आती है और तो फिर आपका ये मिनिमम जितना आप एक होटल में खाना खाना जाते हैं उतने में हो जाता है। तो कैसा रहता है कि जो एक्सरसाइज हैं वही आपको सवेरे आधा घंटा, मिनिमम आपको सवेरे आधा घंटा दे दीजिए खुद के शरीर को उतना टाइम निकाल के। जी हाँ। थोड़ा आपका जो पॉस्चरल हैबिट चेंज है वो चेंज कर दीजिए। डाइट आपकी अच्छी रखिए, घर की बनाई हुई रखिए, हेल्दी खाना खाइए, आउटसाइड फास्ट फूड कम कर दीजिए। इतने ही बेसिक चेंजेस से ही आपका काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाता है। बिल्कुल। और आपको वेट ही क्यों करना है ऐसी इस परिस्थिति के लिए, इसलिए पहले से तैयारी रखें, एक्टिव रहें और हेल्दी रहें। वंदना जी, जाते जाते बहुत संक्षेप में थोड़ा सा मैं आपसे प्राणायाम के बारे में भी समझना चाहूँगा। क्या स्पाइन की हेल्थ का, सामान्य जो आपने आसन बताए उनके साथ साथ क्या प्राणायाम का भी असर पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है। जैसे अभी डॉक्टर ने बताया कि न्यूट्रिशन बहुत मैटर करता है और हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन तभी अच्छे से एब्जॉर्ब होता है जब ऑक्सीजन अच्छे से हमारी बॉडी में जाती है। तो अगर आप डीप ब्रीदिंग वाले प्राणायाम करते हैं तो वो आपको बहुत फायदेमंद होते हैं। साथ ही जो आसन अभी मैंने बताए उसके साथ जितने भी बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने वाले आसन हैं आप साथ में करते रहिए। अगर आपको बैक का प्रॉब्लम है तो कपालभाति बिना सहारे के बैठे नहीं करना है अगर ऑलरेडी पेन हो रहा है तो क्योंकि कपालभाति एंड अनुलोम विलोम दो इस तरह की ब्रीदिंग टेक्निक्स या प्राणायाम है जो लोग अक्सर करते हैं, जिनको टीवी में देखकर ये अलग तरीके से सीखते भी हैं। लेकिन ये आपको मेक श्योर करना है कि आप बाकी प्राणायाम तो करिए, लेकिन कपालभाति आपको या तो किसी सहारे के साथ बैठ के करना है या फिर लेट के पैर मोड़ के, जो कि आपके योगा इंस्ट्रक्टर या योगा टीचर जो भी हैं वो आपको जरूर समझाएंगे कि कैसे करना है अगर बैक में प्रॉब्लम है तो। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि क्या करना है आपको, ये समझना तो ठीक है, लेकिन क्या नहीं करना है ये करना भी बहुत इंपॉर्टेंट था, समझाना आपको। और तीनों जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे, उनसे बातचीत करने के बाद एक जो बात जो सलाह के रूप में हम ज़रूर देना चाहेंगे वो ये कि आप अपने कमर के बारे में किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले प्लीज़ किसी एक्सपर्ट से, अपने डॉक्टर से बात ज़रूर कर लें। यूं ही यूट्यूब पर या इस तरह के फॉरवर्डेड मैसेज या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भरोसे ना रहें। अपने एक्सपर्ट, अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें और अपने रीढ़ की सुने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। वंदना जी, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। डॉक्टर मिश्रा, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर नंदा, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।